तो चलिए बात करते हैं 1815 से 1848 के यूरोप की। एक ऐसा दौर जो देखने में तो पुरसुकून लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर समझ लें एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। ऊपर से खामोशी और नीचे नीचे पुरानी बादशाहतें और नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज की एक जबरदस्त जंग चल रही थी। यही वो 33 साल हैं जिन्होंने असल में उस दुनिया की बुनियाद रखी जिसमें हम आज रहते हैं। तो इस दौर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी कश्मकश क्या थी? ये दो लफ्ज़ इसको बेहतरीन तरीके से बताते हैं, कंटिन्यूटी और चेंज। एक तरफ थी कंटिन्यूटी, यानी पुराना निज़ाम, बादशाहतें, एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर, वो सब कुछ जो सदियों से चला आ रहा था और वो अपनी जगह पे कायम रहना चाहता था। दूसरी तरफ थी चेंज की लहर, नए आइडियाज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नई ताकत, एक ऐसी दुनिया जो पैदा होने के लिए बेचैन थी। तो ये पूरा दौर असल में इसी इस्तेहकाम और तब्दीली की एक एपिक बैटल है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि शायद ये एक खामोश, स्टैटिक ज़माना था। बिल्कुल नहीं। हकीकत में, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये मॉडल यूरोप की एक लैबोरेटरी थी। एक ऐसी तजुर्बागाह जहाँ वो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, वो सारे नए आइडियाज़ बन रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर पूरी सदी की तारीख लिखनी थी। सब कुछ यहीं से शुरू हो रहा था। अच्छा, तो नेपोलियन हार चुका है। उसके बाद यूरोप में हो क्या रहा था? सीन क्या था? यूरोप असल में एक बहुत ही कंजर्वेटिव ताकत की गिरफ्त में था, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी किस्म की तब्दीली को बिल्कुल कुचल देना चाहता था। और उस सिस्टम का, उस ताकत का नाम था द मेटरनिच सिस्टम। मेटरनिक सिस्टम का मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वक्त की सुई को पीछे घुमा दो। नेपोलियन से पहले जो दुनिया थी उसे वापस ले आओ। इसका काम था पुरानी बादशाहतों को रिस्टोर करना, और यूरोप में कहीं भी अगर कोई लिबरल या नेशनलिस्ट आवाज़ उठती थी, उसको फौरन दबा देना। ये कांग्रेस ऑफ वियना में बनाया गया एक हथियार था, ताकि कंटिन्यूटी कायम रहे, पुराना निज़ाम चलता रहे। तो इसकी टाइमलाइन को देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे कमज़ोर हुआ। शुरू में 1815 से 1830 तक इस पुराने निज़ाम की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, लेकिन रिएक्शन तो होना ही था, राइट? जवाब में कार्बोनेरी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गईं। फिर आया 1830s का दौर, और इस सिस्टम में पहली बड़ी दरारें पड़ीं 1830s के इनकलाबात की सूरत में। और 1840s तक आते आते हालात ऐसी हो गई थी, इतना आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बन चुका था कि बस एक धमाके का इंतज़ार था। स्टेज बिल्कुल सेट था। तो आखिर वो कौन सी कुव्वतें थीं, वो कौन से आइडियाज़ थे जिन्होंने मेटरनिक सिस्टम जैसी मजबूत दीवार को हिलाना शुरू कर दिया? चलिए अब उन 6 ज़बरदस्त आइडियाज़ की बात करते हैं जिन्होंने यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले, और शायद सबसे पावरफुल आइडिया, नेशनलिज्म। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, लेकिन असर बहुत गहरा। ये कहता था कि जिन लोगों की ज़ुबान, कल्चर और तारीख एक है, उनका अपना एक आज़ाद मुल्क, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। अब सोचिए, इस एक आइडिया ने यूरोप के पूरे नक्शे को चैलेंज कर दिया। इसका मकसद कहीं जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों को बनाना था, तो कहीं ऑस्ट्रियन और ऑटोमन एम्पायर जैसी बड़ी सल्तनतों को तोड़ना था। अ रियल गेम चेंजर। नेक्स्ट अप हमारे पास है लिबरलिज्म। ये सीधा सीधा एब्सोल्यूट मोनार्की यानी बादशाहों की लामहदूद ताकत के खिलाफ एक पॉलिटिकल चैलेंज था। लिबरल्स क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कानून की हुक्मरानी और हर फर्द के बुनियादी हुकूक। इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत काम आती है। लॉ प्लस लिबर्टी प्लस लेजिस्लेचर, यानी कानून, आज़ादी और एक असेंबली। और इस आइडिया ने उस वक्त की उभरती हुई मिडिल क्लास को बहुत बहुत ताकत दी। फिर आता है रोमांटिसिज्म। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो कहती थी कि हर चीज़ को सिर्फ अक्ल से नहीं तोला जा सकता। जज्बात, रिवायात, कल्चरल आइडेंटिटी, ये चीज़ें भी अहम हैं। इसने क्या किया? इसने माजी की शानो शौकत की कहानियां सुनाकर नेशनलिज्म के ठंडे पॉलिटिकल आइडिया में जज्बात की आग भर दी। अगर नेशनलिज्म दिमाग था, तो रोमांटिसिज्म ने उसको दिल दिया। और अब एक बिल्कुल नया और उस वक्त के लिए बहुत रेडिकल आइडिया, सोशलिज्म। ये सीधा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकला था। इसका फोकस पॉलिटिकल राइट्स से हटकर अचानक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल पर आ गया। इसने सवाल उठाया कि कैपिटलिज्म के निज़ाम में मजदूरों का क्या होगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे थिंकर्स इसके पैरोकार थे, और वो वर्कर्स राइट्स और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहे थे। ये एक बिल्कुल नई किस्म की लड़ाई थी।
लेकिन ये सारे आइडियाज हवा में तो पैदा नहीं हो रहे थे ना, ठीक? इन सब के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल फोर्स काम करी थी। एक ऐसी ताकत जो यूरोप के समाज को बिल्कुल जड़ से बदल रही थी, और वो थी दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, आप कह सकते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। देखें कैसे। पहले था एग्रेरियन सोसाइटी, यानी खेतीबाड़ी वाला माशरा। इसकी जगह इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने ले ली। अब लोग काम के लिए गांव से शहरों की तरफ जाने लगे। इससे हुई अर्बनाइजेशन। इन नए भीड़-भाड़ वाले शहरों में नए सोशल क्लासेस बने, फैक्ट्री मालिक और मजदूर, और इनके दरमियान जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसने इनकलाब के लिए ज़मीन हमवार कर दी। ये पूरा एक प्रोसेस था। और हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक और चीज़ भी जुड़ी हुई थी, कोलोनियलिज्म। फैक्ट्रीज चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और बना हुआ सामान बेचने के लिए मार्केट्स चाहिए। ये ज़रूरतें यूरोपियन पावर्स को समंदर पार ले गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिटिकल इंसाइट ये है कि कोलोनियलिज्म ने यूरोप के लिए एक प्रेशर वाल्व का काम किया। मतलब यूरोप के अंदर जो टेंशन्स बढ़ रही थीं, उनका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल गया। तो आप सोचिए, ये सारे आइडियाज़, ये सारी सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस, ये सब उबल रहा था। और फिर इस मिक्सचर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी शामिल हो गया। तो जब ये सब मिल गया तो 1848 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो दीवारें जो मेटरनिक सिस्टम ने खड़ी की थी, वो आखिरकार गिरना शुरू हो गईं। और इस डोमिनो इफेक्ट का आगाज कहाँ से हुआ? पेरिस से। फरवरी 1848, पेरिस की सड़कें। वहां इनकलाब की जो चिंगारी भड़की, उसकी आग ने देखते ही देखते पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। और ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोग हैरान रह गए। सिर्फ एक महीने बाद, मार्च 1848, इनकलाब की ये लहर उस कंजर्वेटिव निज़ाम के बिल्कुल दिल में, वियना में जा पहुंची। और कहानी यहीं नहीं रुकी। उसी महीने मार्च में ही ये लहर बर्लिन तक भी पहुंच गई। पेरिस, वियना, बर्लिन। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तहरीक कितनी वसी और कितनी तेज़ रफ्तार थी। पूरा यूरोप इसकी गिरफ्त में था। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, वो आदमी जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया था, जिसका नाम ही पुराने ऑर्डर की पहचान था, उसे रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक शख्स का इस्तीफा नहीं था, ये एक पूरे दौर के खत्मे का ऐलान था। द सिस्टम हैड कोलैप्स्ड। तो इस सब के बाद क्या हुआ? इस इंकलाब के साल के फौरी और लंबे अरसे तक के असरात क्या थे? चलिए देखते हैं कि 1848 की लेगेसी क्या थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, द मेटरनिक सिस्टम ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। जर्मनी और इटली में नेशन स्टेट बनाने की तहरीकों को नया जोश मिला। एब्सोल्यूट मोनार्की का जवाल शुरू हो गया। बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के दरमियान क्लास कॉन्फ्लिक्ट और तेज़ हो गया। और इन सब के नतीजे में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। साफ लफ्ज़ों में, यूरोप हमेशा के लिए बदल चुका था। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। ये समझ लें इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। एग्जाम के लिए बिल्कुल गोल्ड है ये। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हर फोर्स, जैसे नेशनलिज्म, उसकी नेचर क्या थी, यानी कि पॉलिटिकल, और उसका आउटकम क्या निकला, नेशन स्टेट्स। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की नेचर स्ट्रक्चरल थी और उसने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। सब कुछ एक जगह, एक नज़र में। और इन 6 फोर्सेस को याद रखने के लिए ना, एक आसान सा की है, एक ट्रिक। वो है NLRSIC। N फॉर नेशनलिज्म, L फॉर लिबरलिज्म, R फॉर रोमांटिसिज्म, S फॉर सोशलिज्म, I फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और C फॉर कोलोनियलिज्म। NLRSIC। बहुत आसानी से ये सारे अहम पॉइंट्स याद रह जाते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का आखिरी फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या है? वो ये है कि 1848 के इनकलाबात कोई अचानक हवा में से नहीं आ गए थे। नहीं, वो उन तमाम आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल तब्दीलियों का एक लॉजिकल, मंतकी नतीजा थे, जो 1815 के बाद से धीरे धीरे पक रही थीं। ये कंटिन्यूटी और चेंज के दरमियान जो 30 साल से जंग चल रही थी, उसका क्लाइमैक्स था। और अब इस सेशन के इख्तिताम पर एक सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो 30 साल की लेबॉरेटरी थी जहां मॉडर्न यूरोप पैदा हुआ, इसने आगे चलकर 20वीं सदी की वर्ल्ड वॉर्स के लिए स्टेज कैसे सेट किया? इसकी बुनियादें यहीं रखी गई थीं, लेकिन कैसे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।